Hi students, I BK Sinha welcome you to this session of English grammar. सेशन शुरू करने के पहले क्लास शुरू करने के पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन आपके सामने है और ये कोटेशन मेरे को बहुत प्रिय है, इसको मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ. द कोटेशन सेज ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स. अगर रोज हम थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं तो इसका जो एक्युमुलेशन होता है वो काफी बड़ा होता है और एक बड़ा रिजल्ट हमें मिल सकता है. अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की बात करें तो उसमें भी यही चीज चलती है. डेली बेसिस पे अगर कुछ सीखते जाते हैं तो अंत में जो हमारा टारगेट होता है हम वहां तक पहुंच जाते हैं. तो आप भी इसको ध्यान में रखें और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लेवल को आप करते रहें. तो ये था आज का कोटेशन. ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स. अगर आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन का. नाउन के बारे में जो लास्ट क्लास था उसमें नाउन के जो बचा हुआ एक पार्ट था, एक काइंड था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको डिटेल में डिस्कस किया गया था. उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, 5 कॉन्सेप्ट थे जिसको मैंने बताया था एग्जाम्पल्स के साथ. और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी उसी में डिस्कस किया गया था. आज फिर उसी स्लाइड को एक बार फिर से स्क्रीन पे लाता हूं और उसको डिस्कस करता हूं. ये वाला कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा. इस पर काफी कुछ डिस्कशन हो चुका है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं जिसको मैं आपके लिए आज डिस्कस करूंगा. यहां पे कुछ वर्ड्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें टिक करता हूं. ब्रेड को, रबिश को, गार्बेज को, इंफॉर्मेशन को और एडवाइस को. साथ ही साथ वर्क के बारे में भी बताया था कि वर्क का डिस्कशन अलग से होगा. आपको याद होगा. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्क का 2 मीनिंग होता है. एक जो सबसे कॉमन मीनिंग है वो है काम या कार्य. वर्क का मीनिंग एक ये आप जानते होंगे. साथ ही साथ वर्क का दूसरा मीनिंग भी होता है रचना या कृति. आप बोलोगे कि सर ने दोनों लड़कियों का नाम लिख दिया, एक रचना और दूसरी कृति, लेकिन ये हिंदी के शब्द हैं, लड़कियों के नाम यहां पे नहीं है. यहां पे इसका मतलब होता है जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई राइटर है, कोई कंपोजर है, उसने जो काम किया वो उसकी रचना है. जैसे हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की सभी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं, तो वहां पर हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं. और अगर इंग्लिश में उसकी बात करेंगे तो रचना या कृति का इंग्लिश होगा वर्क. बट दोनों पे नाउन्स और नंबर्स वाले जो रूल हैं वो अलग अलग अप्लाई किए जाते हैं. वर्क का मीनिंग अगर काम है तो वर्क में कभी भी एस नहीं लगेगा. वर्क का मीनिंग अगर काम है तो उसमें कभी भी एस नहीं लगेगा. जैसे आज मुझे 3 काम हैं, अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव 3 वर्क्स टुडे तो ये गलत होगा. यहां पे एग्जांपल लिखता हूं, आई हैव 3 वर्क्स टुडे. तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर एस नहीं लगना चाहिए. ठीक है, एरर दे सकता है. आई हैव 3 वर्क्स टुडे और ये कॉन्सेप्शन अगर क्लियर नहीं होगा तो आप एरर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, अब देखते हैं कि अगर वर्क का मतलब रचना या कृति है तो इसमें एस लग सकता है कि नहीं. बिल्कुल, इसमें हम आराम से एस लगा सकते हैं. इसका भी एक एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं. ऑल द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद आर वर्थ रीडिंग. All the works of
प्रेमचंद आर वर्थ रीडिंग। यहां पे वर्क में एस लगाया गया, क्यों? क्योंकि इस वर्क्स का मतलब है रचना, रचनाएं, प्लूरल है तो रचनाएं या कृतियां। सेंटेंस का मीनिंग है कि प्रेमचंद की सभी रचनाएं पढ़ने लायक हैं। यहां पे एक वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज हियर, वर्थ रीडिंग। जैसे कोई फिल्म अगर देखने लायक है तो हम लोग बोलते हैं वर्थ वॉचिंग। कोई चीज अगर खरीदने लायक है तो यूज करेंगे वर्थ परचेजिंग और वर्थ बाइंग। तो ये था वर्क के बारे में कि वर्क का मतलब अगर काम है, वर्क का मतलब अगर काम है तो उसमें एस नहीं लगेगा, और इफ वर्क स्टैंड्स फॉर रचना और कृति तब वहां पर हम लोग एस लगा सकते हैं। यहां तक आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। लेकिन अभी एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि मान लीजिए सर हमको बोलना ही पड़े कि आज मुझे 3 काम है, तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? आप बताते हैं कि वर्क में एस नहीं लगा सकते, तो व्हाट शुड बी द ऑल्टरनेटिव अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं तो? उसी को डिस्कस करता हूं। अभी जो भी वर्ड्स मैंने यहां पे रेड से मार्क किया है, अगर उसको प्लूरल के रूप में आप यूज करना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपके पास है। क्या क्या ऑप्शन है? पीसेज ऑफ अगर लगा देते हैं तब वो प्लूरल हो जाता है। जैसे मैंने 3 रोटियां खाई, क्या कहना होगा? आई हैड 3 pieces ऑफ ब्रेड। तब ब्रेड में बिना एस लगाए हुए ये प्लूरल बन गया। उसी तरह से आज मुझे 3 काम है, तब क्या बोलेंगे वहां पे? आई हैव 3 pieces ऑफ वर्क टुडे। तो एक तो हुआ पीसेज ऑफ लगाकर हम लोग इसको प्लूरल बना सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं। आई हैड 3 pieces ऑफ ब्रेड। आई हैड 3 pieces ऑफ ब्रेड टुडे। आज मैंने 3 रोटियां खाई। आई हैड 3 pieces ऑफ ब्रेड टुडे। एक और एग्जाम्पल रिलेटेड टू वर्क। ही हैज 3 pieces ऑफ वर्क। ही हैज 3 pieces ऑफ वर्क टुडे। आज उसको 3 काम है, तो ही हैज 3 pieces ऑफ वर्क टुडे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पीसेज ऑफ लगाकर हम लोग इसको प्लूरल बना सकते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, इंफॉर्मेशन और एडवाइस। इंफॉर्मेशन और एडवाइस में भी पीसेज लगाकर इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। इसका भी एक एग्जांपल लिखता हूं। कृपया मुझे 3 सूचनाएं दीजिए। अगर ये इंग्लिश में आपको लिखना है तो लिखना चाहिए काइंडली गिव मी 3 pieces ऑफ एडवाइस। और यहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन। काइंडली गिव मी 3 pieces ऑफ एडवाइस और इंफॉर्मेशन। तो ये सही होगा। एग्जाम में क्या देगा? एग्जाम में देगा काइंडली गिव मी 3 एडवाइसेस। अगर लिखा हुआ है 3 एडवाइसेस या लिखा हुआ है 3 इंफॉर्मेशंस, तो ये दोनों ही गलत हैं। 3 एडवाइसेस और 3 इंफॉर्मेशंस गलत है। इसके जगह पे लिखना होगा 3 pieces ऑफ एडवाइस और इंफॉर्मेशन, या यहां पे 3 pieces ऑफ ब्रेड, या यहां पे 3 pieces ऑफ वर्क। तो पीसेज ऑफ लगाकर उनमें से कुछ नाउन को हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। राइट? इतना तक समझ में आ गया होगा। कुछ और भी टर्म्स हैं जिसको यूज करने पर इनमें से कुछ वर्ड्स को प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कौन कौन सा है? अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं बिट्स ऑफ
छोटे पीस के लिए हम लोग लिखते हैं बिट्स ऑफ या हीप्स ऑफ। हीप्स ऑफ का मतलब होता है ढेर। अगर कोई ढेर है, जैसे कूड़ा का ढेर है, तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं हीप्स ऑफ। जैसे मैंने 3 जगह कूड़ा का ढेर देखा, तो लिख सकते हैं आई सॉ 3 हीप्स ऑफ गार्बेज। आई सॉ 3 हीप्स ऑफ गार्बेज। यहां पे हिप्स लगाने पे, हिप्स ऑफ लगाने पे गार्बेज का प्लूरल देखने को मिला। तो ये था एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि अगर कोई नाउन सिंगुलर है, जिसमें से रेड से जो मार्क किया गया है, उसको अगर प्लूरल में यूज करना है, प्लूरल दिखाना है, तो हम वहां पर इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बिट्स ऑफ है छोटे पीसेस के लिए यूज किया जाता है, और जो हिप्स ऑफ है इसका मतलब होता है ढेर, कूड़े का ढेर, रबिश का ढेर, वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू second important point. Some nouns ending in s sound plural but they are actually singular. हमारे दिमाग में ये रहता है कि जैसे बॉय अगर सिंगुलर है और इसमें हम s लगा देते हैं इंग्लिश में, तो ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, अगर पेन सिंगुलर है, इसमें s लगा देते हैं, तो ये भी प्लूरल बन जाता है। तब हम क्या सोचने लगते हैं, हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि एस लगा हुआ जो भी नाउन्स है वो सब प्लूरल है, और जिसमें एस नहीं लगा हुआ है वो सिंगुलर है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है। कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस पर खत्म होते हैं, मतलब उनका जो लास्ट लेटर होता है वो एस रहता है। ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, एस 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 और एस। देखने में लगता है कि ये प्लूरल है, बट वास्तव में दे आर सिंगुलर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है याद रखने के लिए, न्यूज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। न्यूज सुनने में लगता है प्लूरल, बट न्यूज इज यूज्ड ऑलवेज एज ए सिंगुलर नाउन। हमेशा इसको सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे अच्छी न्यूज है, न्यूज इज गुड। खराब न्यूज है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं न्यूज इज बैड। ठीक है, उसके अलावा और भी वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड यहाँ पे एथिक्स है। एथिक्स मीन्स होता है मोरालिटी, नैतिकता के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एथिक्स, नैतिकता। और जो वर्ड्स हैं, लिंग्विस्टिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा विज्ञान को हम लोग लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। फिर एक वर्ड है फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन के विज्ञान को हम लोग कहते हैं फोनेटिक्स। आप जब स्पोकन इंग्लिश का क्लास करते हैं तो स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाले जो टीचर हैं, दे वर्क ग्रेटली ऑन योर फोनेटिक्स, आपके प्रोनाउंसिएशन पे बहुत काम करते हैं। बट दिस इज ए सब्जेक्ट रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन। उसी तरह से मिनी, मिजिल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, इसमें कुछ और एग्जाम्पल मैं ऐड कर सकता हूं, जैसे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स भी देखने में प्लूरल लगता है, बट दिस इज सिंगुलर। उसी तरह से इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये भी सिंगुलर है। एक और है मैथमेटिक्स, सुनने में प्लूरल बट एक्चुअली सिंगुलर। एक और सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये भी सुनने में प्लूरल बट एक्चुअली सिंगुलर है। तो ये सब इसमें और एडिशन हो सकता है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें देखते हैं, जैसे मिजल्स एक बीमारी का नाम है। मिजल्स एक टाइप ऑफ चेचक के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। मम्स, यहाँ पे सूजन हो जाती है, बहुत पेनफुल होता है, उसको मम्स कहा जाता है। रिकेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जनरल स्टडीज में कि एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। अब इसी पर बेस्ड एरर कैसे आ सकता है ये देखते हैं। मान लीजिए दिया गया rickets are caused
ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ये एक सेंटेंस है और इसमें आपको एरर दिखाना है। तो सबसे पहले मेरा ध्यान किस पे जाना चाहिए, इसी रिकेट्स पे। रिकेट्स एक ऐसा वर्ड है, एक बीमारी का नाम है, तो सिंगुलर है, देखने में प्लूरल लगता है, और चूंकि ये सिंगुलर है इसीलिए इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, आर की जगह पे होगा एज। इस सेंटेंस में यही एरर है। एक यहां पे वर्ड है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स अगर सब्जेक्ट के रूप में हम इसकी बात करें तो इसकी हिंदी होती है सांख्यिकी। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद डेटा, तो वहां पे इसकी मीनिंग होती है सांख्यिकी। अगर उस सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं तो यहां पे लिख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स is a branch of mathematics. Statistics is a branch of mathematics. This sentence has been written grammatically correct. क्यों सही है ये? क्योंकि यहां पर statistics को सिंगुलर माना गया है और उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर यहां पे सही यूज किया गया है। स्टैटिस्टिक्स का दूसरा मीनिंग भी होता है, कभी कभी हम लोग इसको डेटा के लिए भी यूज करते हैं, आंकड़ों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, आंकड़ों के लिए, प्लूरल। डेटा एक ऐसा वर्ड है जिस पर डिस्कस करेंगे एरर में भी। डेटा एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी यूज किया जाता है और प्लूरल भी यूज किया जाता है। डेटा, अगर एक आंकड़ा की बात करें तब वहां पर भी डेटा, जैसे दिस डेटा इज यूजफुल, एक आंकड़ा है लेकिन यूजफुल है, तो वहां पर भी हम लोग डेटा ही यूज करते हैं। और अगर प्लूरल है, जैसे आपने जितने भी आंकड़े भेजे वो सब गलत है, तो वहां पर भी यूज करेंगे द डेटा सेंट बाय यू आर रॉन्ग। ये वाला भी सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, द डेटा सेंट बाय यू आर रॉन्ग। अगर यहां पे अगर आर लिखा गया वर्ब के रूप में, प्लूरल वर्ब यूज किया गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो डेटा है ये प्लूरल सेंस में यूज किया गया है। अगर वही यहां पे इज होता तो इसका मीनिंग होता कि ये सिंगुलर यूज किया गया है। सो एक सेंटेंस वहां पे लिखा गया। स्टैटिस्टिक्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे द बैटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर आर इनक्रेडिबल। एक अच्छा सेंटेंस अभी मेरे ध्यान में आया, दैट आई शुड राइट हियर, द बैटिंग स्टैटिस्टिक्स, सचिन तेंदुलकर के बैटिंग से संबंधित जो आंकड़े हैं वो अद्भुत हैं। स्टैटिस्टिक्स, द बैटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ तेंदुलकर आर इनक्रेडिबल। ये वर्ड आप लोगों को बताया जा चुका है। अद्भुत या जिस पे विश्वास ना हो सके उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनक्रेडिबल। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे स्टैटिस्टिक्स एक प्लूरल नाउन है और उसके लिए यहां पे क्या यूज किया गया है, आर। तो स्टैटिस्टिक्स इसमें से एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फिर हम लोग आते हैं बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है। और उसके बाद इनिंग्स। इनिंग्स मीन्स पारी, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनिंग्स जो वर्ड है ये सिंगुलर भी यूज किया जाता है, एक पारी के लिए भी इनिंग्स और 5 पारियों के लिए भी इनिंग्स। ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। इनिंग्स एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो ये था इस स्लाइड का डिस्कशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पॉइंट 2,
Some nouns ending in s sound plural but they are actually similar. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो s पर खत्म होते हैं और चूंकि s पर खत्म होते हैं इसीलिए लगते तो प्लूरल है बट वास्तव में वो सिमिलर होते हैं और इसीलिए उनके साथ वर्ब भी हम लोग सिमिलर लगाते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखा गया था. रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3. इसमें क्या कहा गया है? सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म्स फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर के लिए भी वही वर्ड यूज किया जाता है और प्लूरल के लिए भी वही वर्ड यूज किया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. इसका सिंपल एग्जांपल है डियर, हिरन या शेप. ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज किए जाते हैं. जैसे वन शीप इज कमिंग, एक शीप आ रहा है वहां पे. या अगर हम लोग लिखें 5 शीप, अगर एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, बट यहां पे चूंकि 5 है, 5 के लिए तो शिप ही लिखा जाएगा बट वर्ब विल बी प्लूरल. 5 शीप आर कमिंग. ठीक है. उसी तरह से फिश, फिश कहीं कहीं पे फिशेस लिखा हुआ दिखता है बट फिश एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा होता है. फिश को हम लोग प्लूरल कब यूज करते हैं? जब बहुत सा वैरायटी ऑफ मछलियां जब रहती हैं तो वहां पे हम लोग फिशेस लिख सकते हैं. जब बहुत वैरायटी की मछलियां रखी हुई हैं और जैसे एक ही तरह की अगर 10, 15 या 20 मछली है तो वहां पे हम लोग फिश ही यूज करेंगे. उसके बाद एक वर्ड यहां पे है हेडक्वार्टर्स. हेडक्वार्टर्स का मतलब मुख्यालय. हिंदी वर्ड इसके लिए है मुख्यालय. इसका एक एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं, एरर में आ भी सकता है ये वाला क्वेश्चन. हेडक्वार्टर्स, द headquarters of all the 3 forces, the headquarters of all the 3 forces are located in New Delhi. The headquarters of all the 3 forces are located in New Delhi. आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों फोर्सेस के जो मुख्यालय हैं वो कहाँ स्थित हैं? न्यू दिल्ली में. अब यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर जो वर्ड हेडक्वार्टर्स यूज किया गया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? चूंकि 3 के लिए यूज किया गया है इसको, तो इसीलिए ये प्लूरल होगा. यहां पे इसको प्लूरल यूज किया गया है. ठीक है. अगर हम चाहें तो इसको सिंगुलर भी यूज कर सकते थे. अगर चाहें तो लिख सकते हैं द हेडक्वार्टर्स ऑफ, इसको ठीक से समझना आप कैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी इज situated in New Delhi. ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताता हूं कि कोई भी नाउन दिखने में तो लग रहा है सिंगुलर प्लूरल एक जैसा, लेकिन उसका यूज सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये अभी आपको बताता हूं. यहां पर फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल्स एक ही जैसा लगभग लिखा गया है, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2. यहां पे हम लोग ध्यान देते हैं कि इसके साथ वर्ब कौन सा लगा, हेडक्वार्टर्स के साथ वर्ब कौन सा यूज किया गया. तो यहां पे वर्ब यूज किया गया है
आर। वर्ब चूंकि प्लूरल है तो उससे यह पता चलता है कि इसका जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। सब्जेक्ट कौन सा है? हेडक्वार्टर्स, प्लूरल है, इसीलिए यहां पे वर्ब प्लूरल यूज किया गया। नाउ कम टू दिस सेंटेंस। यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पर भी सब्जेक्ट है हेडक्वार्टर्स। अब ये सिंगुलर यूज किया गया या प्लूरल यूज किया गया, ये पता चलेगा कि इसके साथ वर्ब कौन सा यूज किया गया। तो यहां पे वर्ब यूज किया गया है चूंकि इज, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इस एग्जाम्पल में हेडक्वार्टर्स को मैंने यूज किया वो क्या है? वो सिंगुलर यूज किया गया है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि ये सिंगुलर है और पहले वाले एग्जाम्पल में ये प्लूरल था। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। नाउ वी कम टू अदर वर्ड्स। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं यहां पे, जैसे एक वर्ड है मीन्स। मीन्स का मतलब होता है स्रोत या साधन के लिए, स्रोत के लिए वर्ड सोर्स है, सॉरी, मीन्स का मतलब होता है साधन। जैसे आने जाने के लिए ऑटो एक इंपॉर्टेंट मीन्स है, इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। या आय के साधन के बारे में भी बात कर सकते हैं। उसका आय का साधन एक है, ही हैज ओनली वन मीन्स ऑफ इनकम, तो वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। वन मीन्स अगर होगा एक साधन तब भी मीन्स लिखेंगे, और अगर तीन साधन है, आय के तीन साधन हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? थ्री मीन्स ऑफ इनकम। वन मीन्स ऑफ इनकम एंड थ्री मीन्स ऑफ इनकम। ठीक है, फिर आते हैं डजन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। डजन, 100, 1000, स्कोर। इट नीड्स एक्सप्लेनेशन। ये जो नाउन्स यहां पे लिखे गए हैं काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। एक अभी बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, तब आप सोचना कि वहां पे आप क्या लिखते हो। जैसे आप बैंक जाते हैं, आपके पास चेकबुक है, उसमें एक ही लीफ बचा हुआ है और आपको निकालना है 32,600 रुपया। यू नीड टू ड्रॉ 32,600 रुपए, ये आपको विड्रॉ करना है। 32,600। वहां पे लिखा रहता है कि डिजिट में भी लिखिए और साथ ही साथ वर्ड्स में भी लिखिए। तो वर्ड्स में हम लोग क्या लिखते हैं? वर्ड्स में लिखेंगे 32,600। वर्ड में ऐसे ही लिखते हैं। एक बार मन करता है कि ये तो भाई 32 है ना, ये प्लूरल है 32, तो इसके साथ जैसे अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा 32 बॉयज, तो ये सही है। यहां पर भी मन करेगा कि 32,000 लिखा हुआ है तो एस लगा दिया जाए, एस लगाने का मन करेगा। यहां पर भी 600 है, इसमें भी एस लगाने का मन करेगा, लेकिन फिर ध्यान में आएगा कि ऐसा तो कभी लिखते नहीं है, बचपन से अभी तक इसमें एस लगाते नहीं हैं, और आज कहीं लगा दें और गलत हो जाएगा तो पैसा भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही लीफ बचा हुआ है हमारे चेकबुक में। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एस नहीं लगाते, और अगर नहीं लगाते तो एक तरह से बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि 1000, 100, डजन, इनके साथ एस नॉर्मली नहीं लगता, कभी कभी लगता है। एक केस ऐसा है जहां पे लगेगा, वो अभी मैं डिस्कस भी करूंगा, बट इस केस में ऐसे नहीं लगेगा।
32,600 रुपीज, तो यहां पर एस नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन होगा कि तो लगता कहां पे है? जैसे इसका दो एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पे, उसमें यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डजन मीन्स यू नो, दर्जन, दर्जन को हम लोग अंडों के लिए यूज करते हैं। दो एग्जाम्पल से बिल्कुल यह कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होने वाला है, ध्यान से इसको देखना आप। I bought 5 dozen eggs. I bought 5 dozen eggs. ये सही है। अभी जैसे 32,000 के लिए मैंने 32,000 ही लिखा था, तो यहां पे 5 के बाद आपका मन होगा कि यहां पर एस लगा दें, लेकिन अगर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मैंने 5 दर्जन अंडे खरीदे। 5 दर्जन अंडे, यहां पर एस नहीं लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल। Dozen of eggs were broken in transit. Dozen of eggs were broken in transit. रास्ते में दर्जनों अंडे टूट गए। यहां पे यूज किया गया है इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट मीन्स होता है रास्ते में, एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इन ट्रांजिट। अब देखते हैं कि जो नीचे सेंटेंस लिखा गया है, अगर इस सेंटेंस से कंपेयर करेंगे तो दिस ऑल्सो अपीयर्स टू बी करेक्ट। ये भी सेंटेंस लगता है कि सही है, बट वास्तव में नीचे वाला सेंटेंस गलत है। क्यों गलत हो गया? यहां पर एस लगना चाहिए था, यहां पर एस लगना चाहिए था डजन के साथ, तब यह सेंटेंस करेक्ट होता। दर्जनों अंडे, डजन्स ऑफ एग्स का मतलब क्या हुआ यहां पे? इसको ठीक से समझना, इस पर एरर्स आता है बहुत बार। दर्जनों अंडे, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है कि व्हाट इज द फाइन डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? यहां पे 5 डजन एग्स लिखा हुआ था, तो वहां पर एस नहीं लगा। 5 डजन एग्स, और यहां पर भी एग्स था, डजन भी था, फिर इसमें एस क्यों लग गया? ये सोचने वाली बात है। दोनों में क्या डिफरेंस है? आई होप कि आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले में ये डेफिनेट है, यहां पे 5 लगा देने की वजह से ये डेफिनेट बन गया 5 डजन। अगर 7 भी लगाते तब भी डेफिनेट होता, 7 डजन होता। अगर यहां पे 72 भी लिखते तब भी ये सही होता, लेकिन यहां पे ये इनडेफिनेट है, इसके पहले कोई न्यूमरल नहीं है। यहां पे 6, 7 या 8 ये कुछ भी नहीं लिखा गया है, ना तो 6 लिखा गया, ना 7, ना 8, कुछ भी नहीं लिखा गया। यानी कि अगर न्यूमरल के बाद डजन होगा, न्यूमरल कोई लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 100, 1000 या डजन या स्कोर, तब क्या होता है? तब इनके साथ एस नहीं लगता, एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर न्यूमरल नहीं है, इफ न्यूमरल इज नॉट देयर, तब यहां पर इनके साथ और उसके बाद ऐसे लिखा हुआ होगा
हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ या डजन्स ऑफ या स्कोर्स ऑफ, कोई भी चीज लिखी हो सकती है। हो सकता है कि यहां पे एक सी लिखा हुआ हो, तब यहां पर इनके साथ हम लोग एस लगाते हैं, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स। गॉट माय पॉइंट? उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर कोई नंबर आगे लिखा हुआ है जैसे 6 दर्जन, तो वहां पे 6 डजन लिखा जाएगा, लेकिन अगर लिखा होगा दर्जन हो तो वहां पे डजन में एस लग जाएगा, डजन्स। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं 2 वर्ड और यहां पे बचे हुए हैं। यही वाला चीज यहां पे भी लिखा हुआ था, 2 डजन एग्स। यहां पे क्या है, यहां पे 2 लिखा हुआ है, इसीलिए एस लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर कुछ भी नहीं है, ना 4 है ना 5 है, कोई भी न्यूमरल नहीं है, इसीलिए यहां पे एस सही यूज किया गया। ठीक है। फिर 2 वर्ड यहां पे है, एजेंडा और डेटा। इस पर एरर्स बहुत बार आते हैं। ये जो 2 वर्ड है, इसमें से ये बना है, एजेंडम से बना है एजेंडा, और डेटम वर्ड से बना है डेटा। ये सिंगुलर माना जाता है और ये प्लूरल माना जाता है। लेकिन अब कहा गया कि अब एजेंडम और डेटम यूज मत कीजिए, एक ही वर्ड यूज कीजिए, एजेंडा और डेटा। सिंगुलर के लिए भी एजेंडा और प्लूरल के लिए भी एजेंडा। सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी एक ही वर्ड यूज होगा, एजेंडा। जैसे डेटा वाला एग्जांपल मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया है। जैसे एजेंडा का पहले मीनिंग समझना होगा। जब भी आप कभी मीटिंग में जाते हैं तो एक फाइल आपको मिलती है, उसमें जो फर्स्ट पेज रहता है उस फाइल में लिखा रहता है कार्य सूची। हिंदी में लिखा रहेगा कार्य सूची, और इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा एजेंडा। मीन्स कार्य सूची का मतलब कि जो मीटिंग है उसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे वो चीज उसमें लिखी रहती है। तो कार्य सूची के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं एजेंडा, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। ठीक है। उसी तरह से डेटा एक आंकड़ा के लिए भी डेटा और बहुत से आंकड़ों के लिए भी डेटा यूज किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। इस पर फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे जब ये आएगा, एक्सरसाइज आएगा ना, उस समय हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और ऑलवेज प्लूरल। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, और चूंकि प्लूरल होते हैं इसीलिए नेचुरली इनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो भी अपने आप में प्लूरल होता है। जैसे कैटल, मवेशी। इसका बेस्ट एग्जांपल है याद रखने के लिए पीपल, लोग। पीपल देखने में सिमिलर लगता है, लेकिन अगर इससे सेंटेंस बनाने की बात की जाए तो क्या लिख सकते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया आर टॉलरेंट। द पीपल ऑफ इंडिया आर टॉलरेंट। यहां पे एक बहुत पॉपुलर वर्ड मैंने लिखा है, टॉलरेंट। टॉलरेंट मीन्स होता है सहिष्णु। जो लोग सहनशील होते हैं उन्हें कहा जाता है टॉलरेंट। सो द पीपल ऑफ इंडिया, यहां पे पीपल जो वर्ड है इसमें हालांकि कोई एस वेस नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी इसको प्लूरल ही माना जाता है और इसके साथ वर्ब हम लोग यूज करते हैं आर। तो कैटल मीन्स मवेशी, पीपल मीन्स लोग। पुलिस वाला डिस्कशन हम लोगों ने किया था, बताया था कि पुलिस को भी हम लोग कंसीडर करते हैं प्लूरल। पुलिस आ रही है, क्या लिखेंगे? अगर ये आइडिया नहीं होगा तो हम लोग लिख देंगे पुलिस इज कमिंग।
बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इज नहीं लगेगा, पुलिस के हिसाब से लगाना चाहिए आर। पुलिस आर कमिंग। अब यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए कि कोई एक ही पुलिस वाला वास्तव में आ रहा है, तब मेरे पास क्या ऑप्शन है, हाउ आई विल एक्सप्रेस दिस सेंस, कैसे मैं इसको बताऊंगा। तो उसके लिए बताता हूं, तब वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा one policeman is coming, one policeman is coming। अगर ये स्पेसिफाई करना है कि 4 पुलिस वाले आ रहे हैं, 4 पुलिस आ रही है, तब क्या लिखेंगे, तब यहां पे लिखेंगे 4 policemen are coming, 4 policemen are coming। यहां पे मैन है, यहां पे मैन है तो इज होगा, यहां पे मैन है तो ये आर होगा, और तब हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर एक जनरल टाइप का सेंटेंस है कि पुलिस आ रही है, तब वहां पे पुलिस को हम लोग सिंगुलर प्लूरल कंसीडर करते हैं और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं, पुलिस आर कमिंग। उसी तरह से एक वर्ड यहां पे अच्छा वर्ड है जेंट्री। जेंट्री मीन्स होता है भद्र लोग। भद्र लोगों के लिए, जो सिविलाइज्ड पीपल होते हैं, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं जेंट्री। जैसे हाई सोसाइटी में जब हम जाते हैं, वहां के किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, तो वहां पे कैसे लोग रहते हैं, सब भद्र लोग रहते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, द जेंट्री ऑफ दिस फंक्शन। मान लीजिए दिया जाएगा कि इज या आर में से क्या होगा, यू हैव टू सेलेक्ट द जेंट्री ऑफ दिस फंक्शन इज और आर एक्सीलेंट। तो वहां पे जो भद्र लोग जुटे हुए हैं वो कैसे हैं, इज और आर के लिए अगर सेलेक्ट करना होगा तो क्या होगा, जेंट्री के हिसाब से हम लोग आर सेलेक्ट करेंगे, अगर इज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। द जेंट्री ऑफ दिस फंक्शन आर एक्सेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे एक वर्ड है पीजेंट्री। पीजेंट्री मीन्स होता है किसान वर्ग के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पीजेंट्री, किसान वर्ग। जैसे द पीजेंट्री ऑफ इंडिया इज होगा कि आर होगा, ये वाला भी एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं। द peasantry of India is oblique are poor। बाय एंड लार्ज हम लोग क्या यूज करते हैं कि अगर देखा जाए तो भारत का जो किसान वर्ग है वो गरीब है। दिस इज ए जनरल टाइप ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एंड लार्ज द पीजेंट्री ऑफ इंडिया इज और आर पुअर। यहां पे पूछा जाएगा कि बताओ कि इस टिक करोगे या आर टिक करोगे, तो इसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, वर्ब का सिलेक्शन कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट। इसके लिए सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है पीजेंट्री। पीजेंट्री किस कैटेगरी में आता है ये पता लगाना जरूरी होगा। तो पीजेंट्री एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल माना जाता है, और चूंकि पीजेंट्री प्लूरल है इसीलिए आर सही होगा। अगर आप इज यूज करते हो तो गलत है। सो द पीजेंट्री ऑफ इंडिया आर पुअर, राइट। देन वी कम टू अनदर वर्ड इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मीन्स होता है मतदाता। इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्टोरेट। ये भी प्लूरल होता है। पोल्ट्री रिलेटेड टू हेन, मुर्गा मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए वर्ड यूज किया जाता है पोल्ट्री। उसी तरह से आर्म्स का मतलब हथियार। बेलोज एक वर्ड है, बेलोज। बेलोज मीन्स होता है धौकनी। एक वर्ड आपने सुना होगा, लोहार लोग इसको यूज करते हैं जिसके थ्रू हवा डाली जाती है आग में, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं बेलोज। फिर वर्ड है फेटर्स। यहां से इंपॉर्टेंट है फेटर्स, टोंग्स, सीजर्स, हैंडकफ्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैटलून्स, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स एटसेट्रा। इस पर एरर भी बहुत बार आता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझना।
पहले मीनिंग एक बार डिस्कस करते हैं। फेटस मीन्स होता है, ये एक तरह का टूल है जिसको यूज किया जाता है, फेटर्स। टॉन्ग्स का मतलब चिमटा। चिमटा में क्या होता है, दो होता है, दो ब्लेड होता है। सीजर्स में भी दो ब्लेड होता है। ये सब फेटर्स मीन्स बेड़ियां होता है, बेड़ी। बेड़ी के लिए वर्ड यूज किया जाता है फेटर्स, टॉन्ग्स, सीजर्स, कैंची, हैंडकफ्स, हथकड़ी। ट्राउजर्स मीन्स पतलून, पैंट के लिए यूज किया जाता है ट्राउजर्स। फिर पैंट्स, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में तो हम लोग पैंट लिख सकते हैं, बट अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो हमेशा पैंट्स बोलना पड़ेगा। मार्केट, जैसे मेरी पैंट नई है, इसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, माई पैंट्स आर न्यू। अगर माई पैंट इज न्यू बोलते हैं तो दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। जैसे मेरी जीन्स नई है तो माई जीन्स आर न्यू, अगर वहां पे इज लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेयर में है, वहां पे जीन्स का दो पैर होता है ना, तो ये इसको पेयर में मानते हैं। उसी तरह से पैटलून्स, पैटलून्स का हिंदी होता है पतलून। गॉगल्स, धूप का चश्मा। स्पेक्टेकल्स, पावर वाला चश्मा। गॉगल्स धूप का चश्मा, जैसे उसका चश्मा सुंदर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हिज गॉगल्स आर ब्यूटीफुल। अगर वहां पे इज लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, हिज गॉगल्स आर ब्यूटीफुल। उसी तरह से मेरा चश्मा नया है तो माई स्पेक्टेकल्स आर न्यू, तो वहां पे हम लोग न्यू लगाते हैं। तो ये था इससे रिलेटेड। यहां से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चीज पेयर में होती है। एक और एग्जांपल यहां पे देता हूं, अभी मेरे दिमाग में आया। दूरबीन, जो दूर से देखते हैं, दूर देखने के लिए जो यूज किया जाता है, उसके लिए वर्ड है बाइनोकुलर्स। एक ही डिवाइस है, वो एक ही पीस में आपको मिलेगा, बट इसको हम लोग प्लूरल कंसीडर करेंगे और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। जैसे हिज बाइनोकुलर्स आर कॉस्टली, काफी महंगा है, तो वहां पे हम लोग आर लगाएंगे। बाइनोकुलर्स के साथ क्या लगेगा, आर, प्लूरल यूज करेंगे। जो एग्जाम्पल बोला यहां पे, जैसे मेरी जीन्स नई है, माई जीन्स इज ऑब्लिक आर न्यू, क्या होगा, डेफिनेटली यहां पे आर होगा, जैसा कि बताया, माई जीन्स आर न्यू। ठीक है। उसकी कैंची तेज है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हिज सीजर्स आर शार्प, राइट। हथकड़ी लोहे की बनती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हैंडकफ्स आर मेड ऑफ आयरन। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको ध्यान में अगर रखेंगे तो एरर जब सॉल्व करेंगे, एरर्स के प्रॉब्लम्स को जब डिस्कस करेंगे तो बहुत आसानी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। एक बार फिर इसको रिपीट करता हूं। यहां पे जितने भी नाउन लिखे हुए हैं, इनकी खासियत क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि ये दे आर ओरिजिनली प्लूरल, और इनके साथ वर्ब भी हमेशा हम लोग प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पॉइंट नंबर 5, इसको अलग से डिस्कस किया जाता है। एक होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड जैसे ही वर्ड यूज करते हैं, क्या दिमाग में स्ट्राइक करता है कि दो या दो से ज्यादा शब्दों से बना हुआ जो नाउन है वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। मीन्स एक वैसा नाउन जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से बना हुआ हो, मेड अप ऑफ मोर देन 2 और मोर देन 2, मोर देन 2 वर्ड्स, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का क्या खासियत है कि दो या दो से ज्यादा वर्ड से बना रहता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर होगा। जैसे ससुर जी,
ससुर जी के लिए क्या लिखते हो? फादर इन लॉ। उसी तरह से सासू माँ के लिए भी लिख सकते हैं मदर इन लॉ, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर। ये कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड, वन इज चीफ, द अदर इज मिनिस्टर। उसी तरह से इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर इन चीफ 3 वर्ड से बना है। और याद रखने के लिए 2 बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जिसको हम भूलते नहीं, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड नाउन के, और इनका प्लूरल बनाना है। यहां पे जो लिखा गया है इस कॉलम में, ये जो कंपाउंड नाउन्स हैं ये सिंगुलर है। और योर टास्क इज टू राइट देयर प्लूरल। इनका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ज्यादातर प्लूरल फॉर्म बनाने में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर बॉय है तो बॉय में एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। अगर ठीक से आइडिया आपको नहीं है तो सिंपल आप क्या करोगे कि फादर इन लॉ में यहां पे एस लगा दोगे और बोलोगे कि सर प्लूरल बन गया। ठीक है, उसी तरह से, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहां पे ये सही होगा, यहां पे अगर एस लगेगा तो ये सही होगा, बट क्यों सही होगा इसके पीछे बताऊंगा। यहां पे अगर एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर अगर एस लगाओगे तब तो सही है, और यहां पर एस लगाओगे तो सही है। लेकिन अगर यहां पर एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, गर्ल के साथ अगर एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है ये बताते हैं। जैसे यहां पर एक कॉन्सेप्ट है रूट वर्ड का। रूट वर्ड, रूट का मतलब क्या होता है? जड़ होता है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रूट। तो कंपाउंड नाउन को कैसे प्लूरल बनाया जाता है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड नाउन का जो रूट वर्ड होता है उसको अगर आप प्लूरल बनाइएगा तब वो कंपाउंड नाउन ऑटोमेटिकली प्लूरल बन जाएगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे 2-3 वर्ड्स जो लिखे गए हैं उनमें से हमको पहचानना पड़ेगा। जैसे फादर इन लॉ में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रूट वर्ड कौन सा है, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है। तो अब ये बताओ आप कि फादर इन लॉ में लॉ इंपॉर्टेंट है या फादर इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? लॉ इंपॉर्टेंट है या फादर इंपॉर्टेंट है? नेचुरली यहां पे फादर इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए लॉ पर अगर एस लगाएंगे तो ये गलत होगा। इसको प्लूरल बनाने के लिए यहां पे हमको लगाना पड़ेगा एस, फादर्स इन लॉ। उसी तरह से अगर सन इन लॉ है तो सन इज इंपॉर्टेंट, तो सन में को प्लूरल बनाने पे वो प्लूरल बन जाएगा। चीफ मिनिस्टर में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? पहले मिनिस्टर बनेगा तभी तो चीफ मिनिस्टर बन पाएगा। तो यहां पर मिनिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां जो एस लगाया गया ये सही है। लाइकवाइज इस एग्जाम्पल में देखते हैं इंजीनियर इन चीफ में क्या इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर इन चीफ में इंजीनियर इंपॉर्टेंट है, पहले इंजीनियर बनोगे तभी इंजीनियर इन चीफ बन पाओगे, तो इसीलिए यहां पे इसमें एस लगाएंगे तब ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बॉयफ्रेंड अगर पूछा जाए, या बात करते हैं गर्लफ्रेंड की, लड़कों में ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है इस मामले में। तो अगर पूछा जाए कि बताइए कि गर्लफ्रेंड में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, गर्ल इंपॉर्टेंट है या फ्रेंड? जनरल आंसर क्या होगा? जनरल आंसर होगा कि अरे यार फ्रेंड की क्या बात करते हो, फ्रेंड तो बहुत से हैं, अगर गर्ल रहेगी तब इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, वहां पे गर्ल ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, इसी में एस लगा देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा,
यहां पर फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो इसीलिए यहां पर फ्रेंड के साथ एस लगाना ज्यादा सही है। लाइकवाइज बॉयफ्रेंड में फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो यहां पर जो एस लगाया गया है ये बिल्कुल सही है। यहां पर भी बॉयफ्रेंड, जैसे मेरे 3 बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरे 3 बॉयफ्रेंड है, हिंदी में बोला गया, उसका इंग्लिश क्या होगा? आई हैव गॉट 3 बॉयफ्रेंड्स। अगर वहां पे बॉय में एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर बेस्ड एरर्स भी आते हैं। अगर इस तरफ सिंगुलर प्लूरल लिखना होगा तो फिर फ्रेश हम लोग कैसे लिखेंगे? प्लूरल में लिखेंगे फादर्स इन लॉ, फिर चीफ मिनिस्टर्स, यहां पे एस लगा, यहां पे इंजीनियर्स इन चीफ, बॉयफ्रेंड्स एस यहां पे लगा, और यहां पे गर्लफ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मान लीजिए लिखा हुआ है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, इसका प्लूरल क्या होगा? नेचुरली जैसे इंजीनियर इन चीफ था वैसे ही कमांडर इन चीफ है, तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? चीफ इंपॉर्टेंट है या कमांडर इंपॉर्टेंट है? कमांडर यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा? इसका प्लूरल बनाने के लिए यहां पे एस लगाना होगा। तो व्हाट विल बी इट्स प्लूरल? इट विल बी लाइक दिस, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, अब ये चीज लिख दी गई, इसका कॉन्सेप्ट यहां पे लिखवा देता हूं। फिर इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल by making their root words plural। इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, एरर्स भी इसी पे आता है। कहां पे सावधानी बरतनी पड़ेगी? कि रूट वर्ड्स कौन सा है। अगर इसको आप ठीक से पहचान लोगे तो इसमें कभी गलती नहीं होगी। इस पर बेस्ड जो भी एरर्स आएगा आप उसको हमेशा सही करोगे। बट इंपॉर्टेंट यही है कि रूट वर्ड्स सही पहचान करना पड़ेगा आपको। तो ये था आज का डिस्कशन। अगले सेशन में हम लोग नाउन से ही रिलेटेड, नंबर से ही रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा। अगर किसी ने नहीं भी किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर हम लोग सुन लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स से एक दिन बात हो रही थी तो उन लोगों ने बताया कि सर जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं उनका लेक्चर सुन लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैंने पूछा कि इतना अन्याय क्यों करते हो, क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो? कोई भी टीचर है, इतने मेहनत से पढ़ाते हैं, तो और ये नंबर गेम है ना, तो नंबर इज इंपॉर्टेंट। तो कहा कि सब्सक्राइब करने पे फिर लफड़ा हो जाता है, बार बार आप लोग वीडियो डालते हैं और बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो टीचर के प्रति कम से कम इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए कि इस डिस्टर्बेंस को आप लोग झेल सको। सो विद दीज वर्ड्स आई क्लोज दिस सेशन। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए कंटेंट्स के साथ, नई जानकारियों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।